एक ऐसी धातु के बारे में सोचिए जो एल्यूमिनियम जितनी हल्की हो, लेकिन मजबूती में टाइटेनियम को भी मात दे दे। ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें हमारी टेक्नोलॉजी की दुनिया को पूरी तरह से बदलने की ताकत है, पर शायद ही किसी ने इसके बारे में सुना हो। तो चलिए आज स्कैंडियम की इसी अविश्वसनीय दुनिया में चलते हैं। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं हो रही है। ये एक असली पदार्थ की ताकत है। नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर कार्ल कोच के ये शब्द एक ऐसे मटेरियल की तरफ इशारा करते हैं जो इंजीनियरिंग के सारे नियम बदल सकता है। तो सवाल ये है, आखिर इतनी जबरदस्त ताकत और इतने हल्केपन का ये कॉम्बिनेशन, ये मुमकिन कैसे है? क्या राज है इस सुपर मेटल के पीछे? जवाब हैरान करने वाला है, पर हमारी नजरों के ठीक सामने पीरियोडिक टेबल में ही छिपा है। जी हाँ, इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है स्कैंडियम, एक ऐसा एलिमेंट जिसमें हमारे भविष्य को एक नई शक्ल देने की क्षमता है। लेकिन इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? इसका जवाब छिपा है इसके केमिकल स्ट्रक्चर में। तो ये है स्कैंडियम या Sc। पीरियोडिक टेबल में इसका नंबर है 21। ऊपर से देखने में ये एक आम हल्की चांदी जैसी सफेद धातु लगती है, लेकिन इसकी असली ताकत इसकी ऊपरी परत के नीचे इसके एटम्स की बनावट में छिपी है। देखिए, स्कैंडियम एक ट्रांजिशन मेटल है। अब इसे ऐसे समझिए, इसके एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स के लिए कुर्सियों की एक लाइन है जिसे डी ऑर्बिटल कहते हैं, और इस लाइन में कुछ कुर्सियां खाली हैं। यही अधूरापन या खालीपन इसे दूसरे एलिमेंट्स के साथ कमाल के तरीकों से जुड़ने की ताकत देता है, और यही चीज इसे एलॉयज में इतना शक्तिशाली बनाती है। अब इसको एक्शन में देखिए। स्कैंडियम के 3D ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये अधूरा है। अब इसकी तुलना कीजिए जिंक से, जिसका 3D ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन से पूरी तरह भरा हुआ है। मतलब जिंक के पास जुड़ने के लिए कोई खाली कुर्सी नहीं है, जबकि स्कैंडियम के पास है। बस यही छोटा सा फर्क स्कैंडियम को एक सच्चा ट्रांजिशन मेटल बनाता है, जबकि जिंक को नहीं। तो ठीक है, ये सब केमिस्ट्री की बातें हो गई, लेकिन असल दुनिया में इसका क्या मतलब है? चलिए देखते हैं कि स्कैंडियम भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए इतना जरूरी क्यों है। यूरोपियन यूनियन में स्कैंडियम का इस्तेमाल 2 खास एरिया पर फोकस्ड है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 91% सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल्स यानी SOFCs में जाता है, जो क्लीन एनर्जी का एक जरिया है, और बाकी का 9% एडवांस्ड एल्यूमिनियम स्कैंडियम एलॉयज में इस्तेमाल होता है। तो ये फायदे क्या हैं? SOFCs में स्कैंडियम सेल के ऑपरेटिंग टेम्परेचर को कम कर देता है, जिससे वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। और जब इसे एल्यूमिनियम के साथ मिलाया जाता है तो नतीजे तो कमाल के होते हैं। ये ऐसे अलॉयज बनाता है जो अविश्वसनीय रूप से मजबूत, हल्के और जंग प्रतिरोधी होते हैं, जिन्हें आसानी से वेल्ड भी किया जा सकता है। मतलब एरोस्पेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर स्कैंडियम इतना शानदार है तो ये हर जगह इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? और यहीं हम इसके सबसे बड़े विरोधाभास में आते हैं, इसकी कीमत और इसकी उपलब्धता। स्कैंडियम का बाजार एक क्लासिक कैच-22 सिचुएशन में फंसा हुआ है। कंपनियां इसका इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि ये बहुत महंगा और दुर्लभ है, जिससे इसकी मांग कम रहती है। और क्योंकि मांग कम है तो माइनिंग कंपनियां इसे निकालने में बड़ा निवेश नहीं करती, जिससे इसकी सप्लाई कम रहती है। ये एक ऐसा चक्र है जो टूट ही नहीं रहा। और जब हम महंगा कहते हैं तो हमारा मतलब सच में बहुत महंगा है। पिछले कुछ सालों में स्कैंडियम ऑक्साइड की कीमत 4,600 से 5,400 डॉलर प्रति किलोग्राम के बीच रही है। इतनी ज्यादा कीमत किसी भी बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है। और बात सिर्फ ऊंची कीमत की नहीं है, बात है इसके उतार चढ़ाव की। इसकी कीमत में बहुत ज्यादा बदलाव आते रहे हैं, जैसा कि 2012 में हुआ था, जब ये अपनी पीक पर पहुंच गई थी और फिर गिर गई। ये अस्थिरता किसी भी कंपनी के लिए अपनी प्रोडक्शन लाइन में स्कैंडियम को शामिल करने की योजना बनाना बेहद जोखिम भरा बना देती है। तो आखिर इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों है और सप्लाई इतनी अविश्वसनीय क्यों? इसका जवाब इसकी जटिल और अक्सर उलझाने वाली ग्लोबल सप्लाई चेन में छिपा है। और यहाँ से चीजें सच में थोड़ी अजीब हो जाती हैं। यूरोपियन यूनियन के इंपोर्ट डेटा के मुताबिक लगभग 99% स्कैंडियम यूनाइटेड किंगडम से आता है। अब इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि यूके में स्कैंडियम की कोई माइनिंग या प्रोडक्शन होती ही नहीं है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि डेटा कितना धुंधला है। स्कैंडियम को बस बड़े उत्पादकों से री एक्सपोर्ट किया जा रहा है। खोज से लेकर इस्तेमाल तक
यूरोपियन यूनियन में स्कैंडियम का एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग बिल्कुल ज़ीरो है। मतलब यूरोपीय संघ अपनी स्कैंडियम की ज़रूरतों के लिए पूरी तरह से 100% इंपोर्ट पर निर्भर है। ये बात इसे सप्लाई चेन में किसी भी गड़बड़ी के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील बना देती है। यहाँ एक और विरोधाभास है। स्कैंडियम धरती की सतह में कोई दुर्लभ चीज़ नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और इसके ऐसे भंडार जहाँ खुदाई की जा सके वो बहुत ही कम हैं। ज़्यादातर इसे दूसरी धातुआं जैसे लौह अयस्क या यूरेनियम की माइनिंग के बाई प्रोडक्ट के रूप में निकाला जाता है। हालांकि उम्मीद की एक किरण ज़रूर है। ऑस्ट्रेलिया में निंगन प्रोजेक्ट जैसी नई माइनिंग परियोजनाएं सीधे स्कैंडियम निकालने की कोशिश कर रही हैं, जो शायद सप्लाई की इस समस्या को हल कर सकती हैं। तो आखिर में हम एक ही सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या स्कैंडियम की अविश्वसनीय क्षमता हमेशा इसकी ऊंची कीमत और जटिल सप्लाई चेन के कारण दबी रहेगी, या फिर नई खोजें और माइनिंग प्रोजेक्ट्स आखिरकार इस सुपर एलिमेंट के दरवाजे खोल देंगे, जिससे ये हमारे हल्के, मजबूत और ज्यादा कुशल भविष्य का एक जरूरी हिस्सा बन सकेगा? ये वो धातु है जो दुनिया बदल सकती है, अगर हम इसे पाने का कोई तरीका खोज सके।